नमस्कार। उत्तराखंड खास खबरें देख रहे हैं आप सब। मैं हूं आपके साथ साहिल कीर्ति। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आपदा परिचालन केंद्र से प्रदेश भर में हुई अतिवृष्टि की समीक्षा के बाद मसूरी रोड और किमाड़ी क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि मुख्य सड़क की शीघ्र मरम्मत कर यातायात बहाल किया जाए और आवश्यकता अनुसार वैकल्पिक मार्ग व राहत शिविर स्थापित किए जाएं। प्रभावित परिवारों को आर्थिक सहायता और मूलभूत सेवाएं दी जाएं। सीएम ने कहा कि राज्य सरकार आपदा पीड़ितों के साथ खड़ी है और जनजीवन को जल्द सामान्य बनाने के लिए युद्ध स्तर पर काम किया जा रहा है। कल की रात से देर रात्रि से चमोली जनपद के 4 स्थानों पर अलग अलग कुंत्रा लगा फाली में, कुंत्रा लगा सरपाणी में और शेरा और धुरमा में ये लगभग 33 मकान बादल फटने से और वहाँ भारी मात्रा में मलबा आने से पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं और काफ़ी सारा वहाँ दुकानों को, गौशालाओं को और लगभग 20 लोग घायल हुए हैं और लगभग 14 लोग अभी लापता हैं और 200 से भी ज़्यादा लोग कल की जो रात की आपदा चमोली जनपद में आई है उससे प्रभावित हुए हैं। वहाँ पर सभी बचाव करने वाले दल पहुँच गए हैं। डीएम एसएसपी प्रातःकाल ही वहाँ के लिए चल दिए थे और भी अन्य जो लोग घायल हैं उनको कुछ लोगों को वहाँ पर अस्पतालों में पहुँचाया गया है और जो गंभीर रूप से घायल हैं उनके लिए चूँकि मौसम का इंतज़ार कर रहे थे और अभी एक विंडो मिल गई है तो उनको तत्काल वहाँ से एम्स शिफ्ट किया जा रहा है। एक बच्चा भी है जिसके सर में चोट लगी हुई है और अभी भी कुछ लोग वहाँ पर जो घरों में ही फंसे हुए हैं उनको निकाले जाने की कार्रवाई की जा रही है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी और पुलिस के लोग पर्याप्त संख्या में वहाँ पहुँच गए हैं और भी जो लगातार हम लोग अभी यहाँ से डीएम से एसपी से लगातार यहाँ से संपर्क में हैं। वहाँ के स्थानीय लोगों से, वहाँ के विधायक जी भी, गोपाल राम टमटा जी भी प्रातःकाल से इस बचाव कार्य में लगे हुए हैं। अन्य लोग भी लगे हुए हैं। हमारा पूरा प्रयास है कि सभी को सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाया जाए और जो देहरादून के आसपास आपदा आई थी जिसके कारण से सड़क मार्ग, बिजली, पानी, तमाम प्रकार के। चमोली जिले के नंदानगर नगर पंचायत के कुंतरी लगाफाली वार्ड में भारी बारिश ने तबाही मचा दी। मलबा आने से 6 भवन पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। हादसे में 5 लोग लापता बताए जा रहे हैं जबकि 2 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। मौके पर एसडीआरएफ की टीम राहत बचाव में जुटी है। वहीं एनडीआरएफ की टीम भी गोचर से नंदप्रयाग रवाना हो गई है। सीएमओ ने मेडिकल टीम और 3 108 एम्बुलेंस घटनास्थल के लिए भेजी हैं। फिलहाल राहत बचाव कार्य तेजी से जारी है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मसूरी देहरादून मार्ग स्थित शिव मंदिर के पास अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त पुल का निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि आपदा में पूरी तरह क्षतिग्रस्त पुल को युद्ध स्तर पर तैयार किया जा रहा है। लोक निर्माण विभाग की सराहना करते हुए मंत्री ने कहा कि महज 2 दिन में बैली ब्रिज तैयार किया गया है और अगले 1 घंटे में पुल पूरी तरह बनकर तैयार हो जाएगा। इसके बाद मसूरी देहरादून मार्ग पर यातायात बहाल कर दिया जाएगा। इस मौके पर उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार जताया और कहा कि राज्य सरकार हर प्रभावित परिवार के साथ खड़ी है। मेरी विधानसभा क्षेत्र में भीषण आपदा आई है, वहीं प्रदेश में भीषण आपदा आई है, चाहे हजारी में, बिजराली में, पौड़ी में, गादीसर में। और परसों बादल फटने से सबसे ज़्यादा नुकसान मसूरी विधानसभा क्षेत्र को हुआ है। मसूरी को जोड़ने वाला जो एकमात्र पुल है, जो एक यातायात का एक साधन था, उसका एक पुल टूटने से आवागमन बंद हो गया। मैं अपने बिल्डिंग के अधिकारियों को शाबाशी देता हूँ कि उन्होंने दिन रात मेहनत करके, हमारे एसडीएम यहाँ मौके पर लगातार रहे। कल मैंने 1 बजे फ़ोन किया तो मेरे एसडीएम यहीं पे थे और अभी 1 घंटे के अंदर ये पुल खुल जाएगा। मैं सभी पर्यटकों से, मसूरी वासियों से क्षमा चाहते हुए, क्योंकि ये प्रकृति के आगे देखिए किसी का जोर नहीं चलता, लेकिन पूरी सरकार
इन लोगों के साथ खड़ी है। आप लोग आ जा सकते हैं, आपको दो दिन दिक्कतें उठानी पड़ी, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन हमारी नीयत साफ है, हमारी सोच साफ है और पूरी ईमानदारी से। देहरादून में अतिवृष्टि और बादल फटने से भारी तबाही हुई है। सहस्त्रधारा से प्रेमनगर तक कई क्षेत्र मलबे की चपेट में आ गए हैं। इस प्राकृतिक आपदा में लगभग 13 लोगों की मौत की खबर है। भारी बारिश के कारण सड़कें और पुल बह गए हैं, कई गांव मलबे में दब गए हैं और नदियां उफान पर हैं। मौके का जायजा लेने के लिए हमारे ब्यूरो चीफ धीरेन्द्र प्रताप सिंह जीरो ग्राउंड पर पहुंचे। प्रशासन और राहत एजेंसियां प्रभावित क्षेत्रों में बचाव एवं राहत कार्यों में जुटी हुई हैं। मैं इस समय हूँ देहरादून के सहधारा इलाके में, जहाँ पे रात में बादल फटने की वजह से भारी तबाही देखने को मिल रही है। पूरे देहरादून ज़िले में बादल फटने की वजह से भारी तबाही का मंजर सामने आ रहा है। देहरादून के मालदेवता, कार्लीघाट, सहधारा, विकास नगर, नंदा की चौकी, डोईवाला, तमाम ऐसी जगहों से लगातार खबरें आ रही हैं कि कहीं पे जो पानी और मलबा है गांव और घरों में, कॉलोनियों में घुस गया है, पुल टूट गए हैं, सड़कें कई कई 100 मीटर बह गई हैं। इस तरह का एक भयानक मंजर सामने आ रहा है। मानसून के जाने का समय हो गया है। मौसम विज्ञान अभी कल ही ये बात कह रहा था कि अब मानसून अपने अंतिम चरण में और वापसी करना शुरू कर चुका है, लेकिन वापस जाते इस मानसून ने देहरादून को एक बड़ा दर्द दिया है, जिसमें अभी तक की अगर बात करें तो लगभग आधे दर्जन से अधिक के लोगों के मरने की सूचना भी है। हालांकि अभी तक प्रशासन ने अधिकृत संख्या नहीं बताई है, लेकिन जिस तरह से विकास नगर में 4 डेड बॉडी मिली है, देहरादून में 1 डेड बॉडी मिली है, 5 की संख्या तो अभी बिल्कुल क्लियर है, लेकिन ये संख्या और बढ़ भी सकती है। तो मैं इसमें सहधारा की बात कर रहा था। सहधारा जो एक बड़ा मशहूर यहाँ का टूरिस्ट प्लेस है, जहाँ पे गर्मियों में बहुत भीड़ होती है। देश के अलग अलग हिस्सों से लोग यहाँ घूमने आते हैं। यहाँ पे प्रकृति ने किस तरह का तांडव रात में किया है। पूरी की पूरी बिल्डिंग धराशायी हो गई है। पूरी बाजार, ये एक गली है जो सहधारा के अलग अलग तटों पे हमको लेकर के जाती है। आप देखिए कि किस तरह से पानी बहुत तेज़ी से आया है और पूरे के पूरे बाजार को तहस नहस कर दिया है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये जो सामने बिल्डिंग दिख रही है, आप देखिए कि इस बिल्डिंग को इस तरह से इस भयानक बाढ़ ने प्रभावित किया है कि जैसे बिल्डिंग को किसी ने काट करके गिरा दिया हो। और ये जो दुकानें, जो एक गली ही पूरी ये इससे प्रभावित हुई है और पूरी की पूरी गली में जो मकान और दुकान थे वो पूरी तरह से ज़मींदोज हो गए हैं। और अभी भी बरसात हो रही है। आपको मैं दिखाऊं कि सहधारा का बहुत फेमस ये एक पिकनिक पॉइंट है, एक टूरिस्ट सेंटर है, सहधारा रोपवे, जो देहरादून शहर में रोपवे है। आप देखिए कि क्या दृश्य है। पूरा पहाड़ ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी ने उसे काट करके गिरा दिया हो और रोपवे अभी बंद है। रोपवे के जो कर्मचारी हैं, आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे खड़े हैं और रोपवे का जो पीछे का हिस्सा दिखाई दे रहा है बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। पूरा पहाड़ जो है गिर करके नीचे आ गया है। हम आपको और आगे दिखाएंगे, ले चल रहे हैं कि जो सहधारा नदी है, जिसको कहा जाता है कि 100 धाराएं जहाँ पे हैं, 100 अलग अलग धाराएं यहाँ पे हैं, जहाँ पे लोग गर्मियों में एंजॉय करते हैं आकर के। वहाँ पे क्या दृश्य है और वो नदी का क्या दृश्य है, वो भी हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। आप देख सकते हैं कि जो सहधारा का जो मेन मार्केट है, जो मेन बाजार है, वो किस तरह से इस आपदा का शिकार हुआ है। पूरी तरह से बिल्डिंगें धराशायी हो गई हैं, बिल्कुल बुरी तरह से टूट करके बिखर गई हैं। ये गलियां जहां गुलजार रहती हैं टूरिस्टों से, आप देखिए कि पूरी की पूरी गली सूनी पड़ी हुई है, सारी दुकानें बंद हैं और इसमें मलबा आया हुआ दिखाई दे रहा है। इसके बगल में मैं आपको नदी का जो रूप है, जो भीषण रूप है, वो दिखाने की कोशिश करूँगा। अपने कैमरा सहयोगी से कहूँगा कि इधर दिखाएं किस तरह से सहधारा जो ये नदी है कितने विकराल रूप में बह रही है। आप कल्पना कर सकते हैं कि इस जलराशि, इस जलधारा के बीच में कोई फौलादी वस्तु भी, कोई बड़े से बड़े यंत्र या व्यक्ति आए या कोई भी मकान दुकान आए तो उनका कितना बुरा हाल हो सकता है, क्या बुरा हाल हो सकता है। इसके पहले इस नदी पे अलग अलग लगभग 50
तटबंध बने हुए थे, उन तटबंधों पे लोग बैठ करके नहाते थे। इसीलिए इसे सहस्त्रधारा भी कहा जाता है कि इसकी जो धारा आती है उसे जगह 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 रोक करके अलग अलग धारा बनाया जाता है। और रात में प्रकृति का जो तांडव हुआ है, क्लाउड बस्ट होने से, बादल फटने से जो अथाह जलराशि आई है, उसने पूरे सहस्त्रधारा पिकनिक स्पॉट, टूरिस्ट सेंटर को बर्बाद कर दिया है। यहाँ पे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सुबह सुबह आके दौरा करके जा चुके हैं। इसका आकलन जो सरकारी एजेंसी है वो कर रही है कि कितना नुकसान हुआ है, लेकिन नुकसान का एक अंदाजा आप देख सकते हैं, लगा सकते हैं कि किस तरह से बड़े बड़े पेड़ और उसके साथ बहुत बड़ी संख्या में मलबा भी आया हुआ है। और अभी भी इस नदी का जो वेग है, जो रूप है, आप देखिए कि इतना तूफानी है कि आप कल्पना कर सकते हैं कि जब ये गलियों में घुसेगा, मोहल्लों में घुसेगा, कॉलोनियों में घुसेगा या घुसा तो किस तरह की तबाही का दृश्य सामने आया होगा। एक और स्पॉट है, ये सहस्त्रधारा का ही हिस्सा है और आप देख सकते हैं यहाँ पे एक बड़ी दुकान है ये, और इन दुकानों पे आप देखिए कि लगभग 2-2.5 फीट मलबा अभी भी दिख रहा है और लगातार पानी के साथ मलबा के आने का क्रम भी जारी है। ये चेंजिंग रूम आप देखिए सामने, महिला और पुरुषों का जो चेंजिंग रूम है वो भी दिखाई दे रहा है। और ये सीढ़ियाँ हैं, इसके माध्यम से आम दिनों में जो टूरिस्ट आते हैं वो यहाँ से नदी में उतरते हैं और वहाँ पे नहाते हैं और गर्मियों का आनंद लेते हैं। लेकिन आज उस आनंद स्थल पे जहाँ पे लोग विश्राम करते हैं, आप देख सकते हैं कि नदी ने कौन सा रूप इख्तियार किया है, कितना भीषण ये बादल फटने का प्रकोप है, कितनी बड़ी मात्रा में ये जलराशि आ रही है। और जैसे जैसे ये नज़दीक बढ़ेगी, खतरा भी बढ़ता जाएगा और इतनी वेग से जाती हुई ये नदी जब नीचे मैदानी इलाकों में पहुंचेगी तो और ज़्यादा तबाही लेकर के आएगी। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि जो सहस्त्रधारा टूरिस्ट प्लेस है वो पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। आप सामने देखिए कि तमाम दुकानों के मलबे पड़े हुए हैं और इसके साथ बड़ी मात्रा में नदी से बह करके आए हुए पेड़ भी आपको दिखाई देंगे। बड़े बड़े पत्थर भी आपको नदियों में बह करके आए हुए दिखाई दे रहे हैं। आप सामने का दृश्य देखेंगे तो सामने किस तरह से बिल्डिंग टूट गई है, इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यहाँ की जो ये आपदा, रात में जो बादल फटने की घटना हुई है, वो कितनी बड़ी तबाही लेकर के आया है। और लगातार बरसात हो रही है और प्रशासन अलर्ट मोड पे है, लेकिन जिस तरह से ये जलराशि आ रही है, ये कहना मुश्किल है कि ये कितनी तबाही आगे चल करके मचाएगी और कितने जन और धन की हानि करेगी। आपको लगातार हम दिखाते रहेंगे कि सहस्त्रधारा टूरिस्ट प्लेस पे किस तरह से नुकसान हुआ है और अभी क्या स्थिति है। कैमरा सहयोगी वीरेंद्र थपलियाल के साथ JK 24/7 के लिए देहरादून के सहस्त्रधारा से धीरेन्द्र प्रताप सिंह। वर्षों से उपेक्षा झेल रहे काशीपुर स्पोर्ट्स स्टेडियम की अब जल्द ही तस्वीर बदलने वाली है। स्टेडियम में ऑल वेदर तरनताल पावर लिफ्टिंग सेटअप, एथलेटिक ट्रैक, वॉलीबॉल कोर्ट और नया पवेलियन बनाया जाएगा। वहीं क्रिकेट पिच तैयार होगी और बैडमिंटन हॉल व बहुउद्देशीय भवन में मरम्मत कार्य किया जाएगा। साथ ही खिलाड़ियों को दर्शकों के लिए रेस्टोरेंट की सुविधा भी होगी। महापौर दीपक बाली ने बताया कि इस काम का जिम्मा पेयजल निर्माण निगम को सौंपा गया है। डिज़ाइन और ड्राइंग तैयार है और करीब 40 से 45 करोड़ रुपए की लागत से स्टेडियम नए स्वरूप में नजर आएगा। कुछ समय पहले ही माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया गया था मेरे द्वारा जाकर, एक तो स्टेडियम को लेकर, एक आपका डिग्री कॉलेज को लेकर, क्योंकि अस्पताल के लिए तो स्वास्थ्य विभाग से DPR से लेके हर चीज से लेके सैंक्शन हो चुकी 65 करोड़ की, लेकिन स्टेडियम और डिग्री कॉलेज इनके प्रस्ताव के लिए माननीय मुख्यमंत्री से काशीपुर के दोनों के लिए निवेदन किया गया था, जिस पर माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश के बाद पेयजल निगम को इसका जिम्मेदारी दी गई। प्रधानमंत्री जन विकास के तहत काशीपुर डिग्री कॉलेज के जीर्णोद्धार और स्टेडियम के जीर्णोद्धार के लिए डायरेक्शन दिया गया, जिसमें निर्माणदेही संस्था जो है पेयजल निगम है, जो इसकी ड्राइंग, डिजाइन और DPR तैयार कर रही है, जिसमें से स्टेडियम की ड्राइंग, डिजाइन तैयार हो चुकी है। DPR जल्दी ही
डीपीआर भी पूरी करके और शासन को भेजी जा रही है। और आने वाले समय में आप स्टेडियम को भी और साथ में हमारे जो इतना प्राचीन कुमाऊं यूनिवर्सिटी का डिग्री कॉलेज है, राधे हरी डिग्री कॉलेज, उसका भी आप नवनिर्माण होते हुए देखेंगे। जैसे कि आप लोग सभी को पहले पता है कि काशीपुर एक काफ़ी अच्छा माना जाना खेल में काफ़ी आगे प्रचलित डिस्ट्रिक्ट है हमारा, क्योंकि जो भी यहाँ से काफ़ी बच्चे नेशनल, इंटरनेशनल, स्टेट लेवल पे निकले हुए हैं और आज भी बच्चे अच्छे प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे यहाँ पे करीबन 14 गेम यहाँ पे चल रहे हैं, सुचारू रूप से चल रहे हैं हमारे, और सभी गेमों में लगभग 30, 40, 50 बच्चे प्रैक्टिस करने आते हैं। जैसा आप कह रहे हैं कि बदहाली, तो हमारी एक बिल्डिंग है जो भी अभी जर्जर स्थिति में है, तो इसका भी शासन को अनुमोदन गया हुआ है कि इस पर टूटना है। काफ़ी पुरानी बिल्डिंग है, तो इस पर टूटने का पत्र जा चुका है और इसकी स्वीकृति भी आ चुकी है। बस इसका भी स्वीकृति आ चुकी है और ये कभी भी इसका डेमोलाइज़ेशन हो सकता है, जैसे ही स्वीकृति आ जाएगी। और बाकी अभी जो है जिला क्रीड़ाधिकारी महोदय द्वारा जो हमें बताया गया है कि हमारा जो इस परिसर में प्रधानमंत्री जन खेल योजना के उससे अभी इसमें लगभग 40 से 45 करोड़ का बजट गया हुआ है इसका सुधार के लिए, जिसमें हमारा मल्टीपर्पज़ हॉल का सुधार होना है और बैडमिंटन, बास्केटबॉल और स्विमिंग पूल वगैरह बनना है इसमें, और पावर लिफ्टिंग, वेट लिफ्टिंग का भी अलग से हॉल बनना है। तो ये चीज़ें अभी इसमें बनेंगी, जिसका भी निर्माण एजेंसी द्वारा बजट दे दिया गया है लगभग 40 से 45 करोड़। तो जैसे ये शासन से इसकी स्वीकृति हो जाती है तो इसमें कार्य सुचारू रूप से चला शुरू कर दिया गया। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रत्यूष कांत ने जीएसटी को लेकर भाजपा मुख्यालय में प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने जीएसटी में ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं जो सीधे जनता के लिए लाभदायक होंगे। उन्होंने बताया कि जीएसटी की नई दरों से आम लोगों पर टैक्स का बोझ कम होगा। प्रत्यूष कांत ने कांग्रेस सरकार पर भी हमला करते हुए कहा कि पहले जीएसटी दरें बढ़ाई गई थी जिन्हें अब कम किया गया है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी की सरकार की नीतियों से देश लगातार विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है। जीएसटी ये दिखाता है कितना ऐतिहासिक है और प्रधानमंत्री जी की सोच दिखाती है कि जब प्रधानमंत्री जी ने देख लिया, मोदी सरकार ने देख लिया कि हमारा जो टैक्स जीएसटी कलेक्शन है वो 180 लाख करोड़ से लेके जब 2 लाख करोड़ पे आके स्टेबल हो गया, तो ये टाइम था लोगों को बेनिफिट देने का। कांग्रेस के समय में जिस तरह से 30%, 32% के वैट थे, उसके बाद आपने मान लीजिए सीमेंट पे दिया 30%, फिर आपने घर बनाने के लिए एसी, फैन उस पर दिया 18%। माने आप तो टैक्स के चक्कर में हालत खराब थी। आज मोदी सरकार ने आके सब चीज पे जो डे टू डे जरूरत की चीजें हैं उसको सब जगह टैक्स को या तो नील कर दिया या 5% लिया। जैसे हेल्थ इंश्योरेंस पर 18% टैक्स है, आप 0 दे रहे हैं आप। तो इस तरह से जो बेनिफिट्स दिया, टोटल मोदी सरकार का दिमाग में ये है कि भाई लोग सुबह से उठे और शाम तक सोने जाएं, जो जो चीजें उनको चाहिए, जो बेसिक यूज की चीजें हैं, उस पर पब्लिक को फायदा मिलना चाहिए। और इस जीएसटी के अंदर में जो आप लोग देखेंगे 22 तारीख के बाद से हर चीज के दाम बदल जाएंगे, लोगों को इमीडिएट बेनिफिट होगा, लोग को बेनिफिट होगा तो लोग के पास पैसा आएगा, पैसा आएगा तो लोग उसको बिजनेस में लगाएंगे, बिजनेस लगाएंगे तो लोग मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। तो इकोनॉमी एज वी कॉल इट्स ए चेन ऑफ इवेंट्स। उस इवेंट्स का सबसे ऐतिहासिक हिस्टोरिकल डिसीजन प्राइम मिनिस्टर मोदी ने लिया है, नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी लाके, जिसका फायदा उत्तराखंड के और देश के हर लोगों को मिलेगा। बहुत डोईवाला क्षेत्र में लगातार बारिश से किसानों की धान की फसल संकट में है। खेतों में पानी जमा होने से धान की जड़ें सड़ रही हैं, जिससे सड़न और गलन की समस्या उत्पन्न हो गई है। डोईवाला ब्लॉक में लगभग 500 हेक्टेयर क्षेत्र में धान की पैदावार होती है। मौसम विभाग ने आगामी सप्ताह में भी लगातार बारिश की संभावना जताई है। कृषि विभाग की टीम नुकसान का आंकलन कर रही है और किसानों को दवा छिड़काव के लिए उपलब्ध कराई जा रही है। किसान फसल को धूप की आवश्यकता बताते हुए चिंतित हैं। तो मौसम ख़राब चल रहा है, बारिश लगातार हो रही है, इससे अब धान तो खैर धान को तो वैसे पानी ज़्यादा चाहिए था, लेकिन जो लगातार बारिश हो रही है इससे धान की फसल को भी नुकसान है और फसलों को भी नुकसान है। एक तो लगातार ज़्यादा बारिश होने से कीटों का प्रभाव बहुत बढ़ता है, दूसरे बीमारियां जल्दी पकड़ लगती हैं फसलों को। और हमारे जिन भाइयों ने धान की अगेती फसल बोई है, जो निसर चुकी हैं, वो अब जो पानी लगातार पड़ रहा है उससे वो गिरने की संभावना भी है उनकी ज़्यादा और उनका ख़राब होने का डर है।
क्योंकि जितने लगातार बारिश पड़ती रहेगी वो गिरने के उस पे रहेंगे बिल्कुल। तो वो ज़्यादा चिंतित हैं जिनकी बेचारों की मतलब अगेती फसल है, निसर चुकी है। हमारे यहाँ दरअसल क्या है कि कुछ बहुत अगेती लग जाती हैं, कुछ बहुत पछेती लग जाती हैं। जो पछेती, उनको तो थोड़ा कम फ़र्क पड़ेगा इससे, बारिश से, उनको तो पानी चाहिए। नुकसान ज़्यादा उसमें है जो अगेती हैं और जो मीडियम में लगी हुई हैं, उनको हो जाएगा इस समय। निसर चुके हैं, वो पकने को तैयार हैं अब। लगातार बारिश पड़ेगी तो ख़राब होएंगे, धान ख़राब होएगा, मतलब जो दाना है उसका वो काला पड़ जाएगा उससे, और अगर गिर गया तो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा वो। ज़्यादा एरिया जो इन्फेक्टेड एरिया पाया गया है सर्वे में, थोड़ा बहुत शेरगढ़ की तरफ पाया गया है। बाकी डोईवाला में इतनी ज़्यादा राइस की क्रॉप इफ़ेक्टेड नहीं है। धान में इस बार जो भी प्रकोप देखे गए हैं, लाइक ब्लास्ट की इन्फेक्शन देखा गया है कि ब्लास्ट बहुत ज़्यादा आया कहीं किसी एरिया में, उसके लिए विभाग द्वारा यहाँ सभी निवेश केंद्रों में दवाइयाँ उपलब्ध हैं। जैसे कि कीटनाशक के लिए आपको क्लोरोपाइरीफॉस सभी निवेश केंद्रों में उपलब्ध है। किसी भी फसल में या किसी हमारी धान की फसल में अगर किसी भी तरीके का कीट रोग प्राप्त हो रहा है किसानों को, तो उसके लिए हमारे यहाँ दवाई उपलब्ध है। रुद्रपुर में कांग्रेस के पीसीसी सदस्य परिमल राय ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की जनता आपदा और बेरोजगारी से परेशान है, लेकिन सरकार मदद देने में विफल रही। जिन लोगों के घर टूट गए और आर्थिक स्थिति कमजोर है, उन्हें 1-1 करोड़ रुपए की सहायता मिलनी चाहिए। परिमल राय ने बताया कि राहुल गांधी ने नई कार्यकारिणी के गठन का निर्देश दिया है और कहा है कि पद पाने के इच्छुक नेता खुलकर अपनी राय रखें। इससे कार्यकर्ताओं में उत्साह है। राय ने दावा किया कि 2027 के चुनाव में कांग्रेस हर सीट से जीत दर्ज करेगी। माननीय राहुल गांधी जी ने पूरे देश में ये सारे सिस्टम का परिवर्तन किया है। एक एक कार्यकर्ताओं से राय ली जा रही है, नगर अध्यक्ष कौन बनेंगे, ब्लॉक अध्यक्ष कौन बनेंगे, जिला अध्यक्ष कौन बनेंगे, और सारे संगठनों को जो है, जो पूर्व के हैं, वो सब जो है उसको अलग कर दिया है। मतलब अलग का मतलब ये है कि वो भंग कर दी गई है। अब नए संगठन का चुनाव है। चुनाव क्या है, रायशुमारी ली जा रही है। और अब की जो है राहुल गांधी जी ने ऐसा एक निर्णय लिए है, बहुत ही सुंदर निर्णय, कि कार्यकर्ताओं को बिल्कुल अलर्ट मोड पे कर दिया है, क्योंकि कार्यकर्ताओं को सम्मान मिल रहा है। पहले पूछा नहीं जाता था कि कौन अध्यक्ष बनेंगे, कौन नगर अध्यक्ष बनेंगे, ऊपर से थोप दिया जाता था। अब उस सिस्टम को चेंज कर दिया, और जिस कारण से भारी बदलाव और लोग कार्यकर्ता में उत्साह देखा गया, क्योंकि ऑब्जर्वर साहब आए थे और पूरे हर विधानसभा में गए, हर विधानसभा में कार्यकर्ताओं का बड़ा उत्साह था, भीड़ थी। मैं खुद भी समझ रहा था कि ये सब कार्यकर्ता कहाँ पर थे। सुप्तावस्था में कार्यकर्ता बैठे हुए थे, जो बैठे हुए थे वो भी आए थे। हाँ, वो सारे आए, सारे कार्यकर्ताओं में एक ऊर्जा का संचार कर गए, और अब की 2027 हम जीतेंगे। परिमल राय बिल्कुल साहब, ये हमारा जो है, ये जो नगर अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष, ये सितंबर लास्ट तक इसकी घोषणा हो जाएगी, और घोषणा होने के बाद व्यापक मतलब चुनाव प्रचार में ही लगना है। कहाँ पे किस संगठन को कहाँ पे काम करना है, किस कार्यकर्ता को कहाँ पे लगाना है, तो ये जो है व्यापक स्तर पर चलना है। और हम लोग बैक फुट पे नहीं खेलेंगे, इस बार फ्रंट पे खेलेंगे। कांग्रेस कार्यकर्ताओं में इतना उत्साह है। और दूसरी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी की जन विरोधी नीतियों से जनता त्रस्त हो चुकी है। अच्छा, तो कांग्रेस चुनाव मैदान में निकलेगी। एजेंडा बहुत है, महंगाई है, बेरोजगारी है, आपदा का जो है, उत्तराखंड में जो है आपदा है, इसका भी सही ढंग से उनका वो नहीं हो रहा है। उनको सहायता मिलनी चाहिए। जिनके घर टूट गए उनको घर मिलना चाहिए। जो लोग नहीं है, मृत्यु हो गई है जिनकी, उनके परिवारों को कम से कम 1-1 करोड़ का देना चाहिए। घर उर सब बेघर हो गया बिल्कुल। तो इन सब कामों में फेल है उत्तराखंड सरकार। उत्तराखंड की खास खबर में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।